तो बजट आने वाला है। बजट से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल टैक्स स्लैब से जुड़ा हुआ होता है। आज इसी एंगल पर बात करेंगे। टैक्स स्लैब में कितनी राहत मिलने वाली है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई है, क्या वो रिपोर्ट कहती है, इसके बाद आपको साफ हो जाएगा। 1 फरवरी को कितना बदलेगा इनकम टैक्स का स्लैब और क्या इसमें हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। और हर बजट का यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि टैक्स पेयर्स का हाल दरअसल क्या है। लेकिन सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है कि आखिर जो टैक्स कलेक्शन है वो कम क्यों हुआ है। इन सब के बीच टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ होगा, इसी एंगल पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। हर बार की तरह इस बार भी बजट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव होगा। और एक जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली, इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पिछले बजट में सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स कम किए थे, इसका सीधा असर टैक्स कलेक्शन पर पड़ा है। ऐसे में आने वाले बजट में सरकार क्या कदम उठा सकती है। तो ये जो रिपोर्ट है क्या ये महत्वपूर्ण संकेत देती है, मॉर्गन स्टैनली क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। रिपोर्ट इसके महत्वपूर्ण संकेत दे रही है, विस्तार से उसके बारे में भी बात होगी। दरअसल बजट को लेकर वित्त मंत्री में लोगों की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर है कि क्या इनकम टैक्स के स्लैब या रेट में कोई बड़ा बदलाव आएगा, रजीम के हिसाब से कोई तब्दीली देखने को मिलेगी। अब जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है उसे बहुत ध्यान से आपको देखना, सुनना और समझना होगा। मॉर्गन स्टैनली क्या है? मॉर्गन स्टैनली एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है जो निवेश, बैंकिंग, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज, धन प्रबंधन यानी वेल्थ मैनेजमेंट, निवेश प्रबंधन यानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऐसी सेवाएं प्रदान करती है। दुनिया भर के निगम, सरकारों, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों तक को ये सेवा देती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो वित्तीय बाजारों में एक बड़ा नाम है। भारत में कंपनी 30 से ज़्यादा वर्ष से मौजूद है, 30 साल से ज़्यादा है। और निवेश बैंकिंग, पूंजी बाजार, धन प्रबंधन, बाजार विश्लेषण, ये तमाम सेवाएं प्रदान करती है। इसके मुंबई, बेंगलुरु और गिफ्ट सिटी गुजरात में कार्यालय भी है। वापस अपनी खबर पर आएंगे। खबर है कि टैक्स स्लैब को लेकर क्या हो सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली की जो ये रिपोर्ट है ये साफ कर रही है कि पिछले बजट में सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स कम किए थे और इसी वजह से इस साल जो पर्सनल टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ है वो काफ़ी धीमा रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इनकम टैक्स कलेक्शन क्यों कमज़ोर पड़ा है? रिपोर्ट पर भी मैं आऊँगा, लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। तकरीबन 10 करोड़ टैक्स पेयर्स भारत में हैं और कुल आबादी के लिहाज से ये परसेंटेज अगर आप देखेंगे भारत के लिहाज से तो ये 7% के आसपास ये टैक्स पेयर जाते हैं। 10 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं वो 6-7% होते हैं और उन्हीं को लेकर ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं टैक्स पेयर्स को लेकर ये हम दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि एक तरफ 6 से 7% है हमारे यहाँ, जबकि अमेरिका के अगर आप टैक्स कलेक्शन को देखेंगे तो उसमें टैक्स पेयर्स जो है 60%, वहाँ की कुल आबादी का 60% जो लोग हैं वो टैक्स पेयर हैं। और अपने यहाँ क्या है? 8%। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था, इस वजह से हमने आपको बताया। वापस रिपोर्ट पर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जो पर्सनल इनकम टैक्स की ग्रोथ है वो सिर्फ 6.8% रही है। पिछले साल जो ग्रोथ रही है वो 6.8% रही है, जबकि उसके पिछले साल जो ग्रोथ थी वो 23.5% थी। गिरावट कितनी ज़्यादा है। मॉर्गन स्टैनली ये साफ लिखता है कि रिडक्शन इन पर्सनल टैक्स रेट्स इन यूनियन बजट ने कलेक्शन को दबा दिया है, कम कर दिया है। यानी टैक्स कटौती का जो सीधा असर है वो इस साल सरकार की जेब पर दिखा है। सबसे इंटरेस्टिंग लाइन इस रिपोर्ट की यह है कि सरकार ने उम्मीद की थी कि इनकम टैक्स कलेक्शन जो होगा उसमें 21.6% की भारी ग्रोथ होगी, 21.6% की, लेकिन वो कहीं नीचे गिरकर वास्तविक कलेक्शन जो है उससे बहुत नीचे रहा है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि इनकम टैक्स में दी गई जो राहत है उससे सरकार को राजस्व यानी रेवेन्यू यानी आमदनी, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। अब सवाल है कि जो बजट 2006 में है क्या फिर से इनकम टैक्स में कोई बदलाव होगा, स्लैब में कोई बदलाव होगा? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में सीधे इनकम टैक्स में नए बदलाव की घोषणा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट 3 बड़े संकेत देती है जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वित्त मंत्री किस दिशा में सोच सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9 के आसपास वो बजट पेश कर चुकी हैं और अब वो फिर 1 तारीख को अपना बजट पेश करने जा रही हैं। उसी को लेकर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। अब जरा उन 3 पॉइंट्स पे आते हैं जो ये रिपोर्ट जिसकी तरफ इशारा कर रही है। सरकार ज़्यादा टैक्स कलेक्शन चाहती है। 2026 के लिए मॉर्गन स्टैनली का कहता है कि इनकम टैक्स की जो ग्रोथ है वो 13% रहने का अनुमान है। मतलब सरकार चाहेगी कि इसकी आमदनी बढ़े। ऐसे में बहुत बड़ी राहत की संभावना कम दिखती है, बहुत बड़ी राहत की संभावना कम दिखती है।
पिछले टैक्स कटौती का जो असर है वो सरकार ने देख लिया। जब रेट घटाने से कलेक्शन गिर गया तो सरकार अगली बार उतनी आक्रामक कटौती नहीं करेगी, मतलब कोई बम्पर कटौती कर दे, ये इसकी उम्मीद बहुत कम रहेगी। यह संकेत रिपोर्ट में मौजूद व्यक्तिगत टैक्स ग्रोथ का जो डेटा है उससे साफ है। फोकस कहां रहने वाला है? फोकस रहने वाला है कैपेक्स, सोशल इंफ्रा और डेट रिडक्शन पर। टैक्स कटौती मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का जो मेगा एजेंडा है वो फिस्कल डेफिसिट को 4.2% करना, डेट टू जीडीपी को 55.1% तक लेकर आना और कैपेक्स बढ़ाना। और ये सब तभी संभव होगा जब टैक्स कलेक्शन मजबूत रहेगा, और टैक्स कलेक्शन तो पिछड़ा मजबूत नहीं रहा है। तो 2026 के लिए जो बड़े संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरह से मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और पहलू है। पिछले बजट में जो टैक्स राहत दी गई उससे आमदनी गिर गई। 2026 में सरकार कलेक्शन को बढ़ाना चाहती है, यानी अगले वित्तीय वर्ष में सरकार इसे बढ़ाना चाहती है। पर्सनल इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम है, छोटे मोटे एडजस्टमेंट की संभावना हो सकती है। एक बात और साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है इस बार भी। पिछले कुछ सालों से सरकार का टैक्स पेयर्स पर ज्यादा फोकस रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में इनकम टैक्स की नई रेजीम का ऐलान किया था। उसके बाद से लगातार हर साल वो इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ऐलान करते रहती हैं। पिछले बजट में उन्होंने नई रेजीम में सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। इससे नई रेजीम में टैक्स पेयर्स की दिलचस्पी बढ़ी है। नई रेजीम सेलेक्ट करने वालों की संख्या में भी आमूल चूल परिवर्तन आया है, बड़ा बम्पर परिवर्तन आया है। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में नई रेजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, लेकिन उन्होंने पुरानी रेजीम के टैक्स स्लैब में कोई भी तब्दीली नहीं की थी। इसके बारे में इवन उनके बजट में कोई बात ही नहीं थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार का फोकस इकोनॉमी में कंजप्शन बढ़ाने पर रहेगा। इसके लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई। सरकार ने जीएसटी के रेट्स में भी कमी की है। इस बार बजट खास तौर पर ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में थोड़े बदलाव उसमें नजर आ सकते हैं। अभी टीडीएस के कई रेट्स लागू हैं। अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस के जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। इससे टैक्स पेयर बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूज होता है वो। तो एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को टीडीएस रेट्स की संख्या में थोड़ी कमी करनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टीडीएस के रेट्स घटाकर सिर्फ 2-3 जो वर्गीकरण है, जो अलग अलग पैमाने हैं, उसे 2-3 किया जा सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री और होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स बढ़ाने की मांग जो रियल एस्टेट वाले हैं वो लंबे अरसे से कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं। अभी सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर सालाना 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक कर सकती हैं। ये जो डिडक्शन रहेगा सिर्फ ओल्ड रेजिम में मिलता है। एक और बात है, पति पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन। आईसीएआई ने सरकार को पति पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन शुरू करने की सलाह दी है। अमेरिका और यूरोप जैसे कई देश हैं, उनमें ये सिस्टम पहले से है। इससे जो परिवार है, पूरा परिवार है, उस पर टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। इंडिया में अगर पति और पत्नी दोनों की इनकम है तो उन्हें अलग अलग रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा एलटीसीजी की टैक्स फ्री लिमिट, सरकार यूनियन बजट में म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम और लिस्टेड कंपनियों के शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स फ्री लिमिट बढ़ा सकती है। अभी तक वो कितनी है? वो करीब करीब 1.25 लाख रुपए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है 1.25 लाख तक। सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 1.5 लाख रुपए तक कर सकती है। 25 लाख और इसकी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अब नई रेजिम की बात कर लें। नई रेजिम में इंश्योरेंस पर डिडक्शन। इस बार यूनियन बजट में नई रेजिम में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन का ऐलान हो सकता है। अभी सिर्फ इनकम टैक्स की जो ओल्ड रेजिम है उसमें सेक्शन 80C के तहत टर्म इंश्योरेंस और 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। एक और बात कही जा रही है कि पुरानी रेजिम के जो डिडक्शन है, अट्रैक्टिव जो डिडक्शंस रहे हैं, उन्हें नई रेजिम में एड ऑन किया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा ये चेंज हो सकती है। अब परिभाषा चेंज होगी तो आपको क्या असर पड़ेगा, बताते हैं। सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव कर सकती है। इससे घर खरीदने वाले लोगों को फायदा होगा। अब तक 45 लाख रुपए तक की कीमत का आप घर खरीदते थे तो उसे अफोर्डेबल माना जाता था। सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख रुपए तक कर सकती है। एक और सेक्टर जहां उम्मीद है, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। सरकार देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। ईवी के लिए कम इंटरेस्ट रेट के पर लोन के उपाय किए जा सकते हैं। ईवी खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। खासकर दिल्ली जैसे जो शहर हैं जहां प्रदूषण की समस्या है उसमें कमी आएगी। एक और पहलू ये भी है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल इनकम टैक्स का एक नया एक्ट लागू होने जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए एक्ट में इनकम टैक्स
कानून में बुनियादी बदलाव नहीं किए गए, टैक्स के रेट्स में भी बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें फोकस टैक्स के नियमों की लैंग्वेज को आसान बनाने पे है। अब अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों की भाषा देखें तो बहुत जटिल है, आम आदमी उसे समझने में खासी दिक्कत पेश आती थी। वो बदलने पर ज्यादा फोकस है, इजी करने पे, यूजर फ्रेंडली करने पर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार का फोकस हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को यूजर फ्रेंडली बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, पहले भी किया उन्होंने। वो रिटर्न की प्रोसेसिंग को फास्ट बनाने, रिफंड के मामलों में तेजी लाने, टैक्स से जुड़े विवादों के सेटलमेंट के लिए उपायों का ऐलान कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कंप्लायंस बढ़ेगा, कंप्लायंस बढ़ने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स से जुड़े विवादित मामलों में कई करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए फंसा हुआ है। ऐसे में अगर सेटलमेंट के लिए कोई स्कीम आ जाती है तो सरकार और टैक्स पेयर दोनों को फायदा होगा, बीच का कोई रास्ता निकलेगा। बीच का जब रास्ता निकलेगा तो जो टैक्स पेयर है, जो विवादित अमाउंट है, वो सरकार के खाते में चला जाएगा, सरकार की आमदनी एकदम भक्क से ऊपर आ जाएगी। टैक्स स्लैब, सरकार का फोकस और किस तरह के डिडक्शंस आपको मिल सकते हैं, इसको लेकर आज हमने इस बजट 2026 के मद्देनजर चर्चा की है। ऐसे ही एक और पहलू को लेकर आगे भी हम आपके पास पहुंचेंगे। नमस्कार।